Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all are fine. Welcome to new semester. Plant physiology 2 हमने start करना है. Its first outline is plant growth regulators and today is its first lecture. जो topics आज हमने पढ़ने हैं उसमें है structure of auxins, synthetic analogues and bioassay of auxins. So let's start plant growth regulators. तो इसमें हमने पढ़ने हैं हार्मोन्स. प्लांट हार्मोन्स पहले भी आप पढ़ चुके हैं. इसमें हम कुछ ज़्यादा डिटेल में देखेंगे कि किस तरह इनका रोल है और किस तरह इनकी बायोसिंथेसिस और फंक्शंस हैं. तो प्लांट हार्मोन्स क्या हैं, इनको अगर डिफ़ाइन करें तो दीज आर नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस विच कंट्रोल मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल रिस्पॉन्सेज एट वेरी लो कंसनट्रेशन. तो ऐसे तमाम ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो नेचुरली तौर पे, कुदरती तौर पे प्लांट में मौजूद होते हैं और उसमें इवन वेरी लो कंसनट्रेशन में भी अगर ये पाए जाएं तो उसकी मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल जो एक्टिविटीज़ हैं उनको अगर ये कंट्रोल करते हैं तो ये प्लांट हार्मोन्स की कैटेगरी में आ जाते हैं. मींस प्लांट हार्मोन्स जो हैं ये नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं. कुछ सब्सटेंसेस ऐसे भी होते हैं जो हार्मोनल एक्टिविटी तो शो करते हैं लेकिन वो नेचुरली अकरिंग नहीं होते, कुदरती तौर पर नहीं पाए जाते, बल्कि वो सिंथेटिक फॉर्म्स में होते हैं. तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम हार्मोन्स का नाम नहीं देते, उन्हें हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कहते हैं. तो इनमें जो डिफरेंस है वो ये है कि प्लांट हार्मोन्स जो हैं वो नेचुरली अकरिंग होते हैं और जो सिंथेटिक कंपाउंड्स हैं और हार्मोनल एक्टिविटी शो कर रहे हैं तो वो क्या हैं, वो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं. इसी तरह जो प्लांट हार्मोन्स हैं इनको हम फाइटोफेरोमोन्स भी कहते हैं. इसके अलावा प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस भी इन्हें कहा जाता है. द टर्म प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द सिंथेटिक ग्रोथ रेगुलेटर्स. तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में वो सब्सटेंसेस इंक्लूड होंगी जो कि सिंथेटिक हैं, नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस नहीं हैं. फर्स्ट इसमें हम देखेंगे ऑक्सिन्स. ऑक्सिन्स एक ग्रुप ऑफ सब्सटेंसेस है. इसको सबसे पहले आइसोलेट किया गया है ह्यूमन यूरिन से और तमाम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की अगर हम बात करें तो उन सब में सबसे पहले ऑक्सिन को ही डिस्कवर किया गया है. प्लांट्स में जो इसकी डिस्कवरी है वो फ्रिट्स वेंट ने की है 1928 में और इसको डिस्कवर किया है ओट्स में से, एविना सेटिवा जिसे कहते हैं. और एक टेस्ट है एविना कर्वेचर टेस्ट, इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे. तो इस टेस्ट के ज़रिए इसको डिस्कवर किया गया है. नेम ऑफ ऑक्सिन्स डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ऑक्सीन. तो ये जो ऑक्सिन वर्ड है ये ग्रीक वर्ड ऑक्सीन से डिराइव हुआ है. इसका मतलब है टू ग्रो, टू इंक्रीज़, मतलब साइज़ में जो बढ़ता हो, ग्रो करता हो. द मोस्ट कॉमन नेचुरली अकरिंग ऑक्सिन इज़ IAA, इंडोल 3 एसिटिक एसिड. तो ऑक्सिन की जैसे हम बात कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि ऑक्सिन जो है ये हार्मोन है और इसके अलावा ये सिंथेटिक फॉर्म में भी पाया जाता है. मतलब हम कहते हैं कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है. ये नेचुरल फॉर्म में भी पाया जाता है और ये सिंथेटिक फॉर्म में भी होता है. तो इसकी जो नेचुरली अकरिंग फॉर्म है वो है इंडोल 3 एसिटिक एसिड. ऑक्सिन्स इनफैक्ट ये एक ग्रुप है पूरा. तो इसमें जो इसकी नेचुरल फॉर्म है वो है IAA, इंडोल 3 एसिटिक एसिड. और इस इंडोल 3 एसिटिक एसिड का जो फार्मूला है, जो स्ट्रक्चर है, वो एक अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफैन है उससे रिजेंबल करता है, उससे मिलता जुलता है, क्योंकि इसकी सिंथेसिस भी ट्रिप्टोफैन से होती है. ये हम इसकी सिंथेसिस में देखेंगे. नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सिन्स. ऑक्सिन जैसे हमने बात की कि इसमें जो इंडोल एसिटिक एसिड है या इंडोल 3 एसिटिक एसिड जिसे कहते हैं, ये नेचुरली अकरिंग है और ये हायर प्लांट्स में पाया जाता है. इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो जैसे आप देख रहे हैं कि ये रिंग स्ट्रक्चर है और इसके साथ एक साइड चेन है. ये इसका डबल रिंग स्ट्रक्चर है और साथ में ये जो है ये इसकी स्ट्रेट चेन है. ऑक्सिन्स की जो कंसंट्रेशन है वो देखा गया है कि शूट की टिप्स पे और रूट की टिप्स पे ज़्यादा होती है. मींस जो ग्रोइंग एपिसेस हैं, चाहे वो शूट की टिप है या रूट की टिप एपिक्स है, वहाँ पर ये ज़्यादा कंसंट्रेशन में मौजूद होते हैं और वहाँ से ये माइग्रेट करके उन पार्ट्स में जाते हैं जहाँ पर इन्होंने अपनी एक्टिविटी शो करनी होती है. अब इसके स्ट्रक्चर के हवाले से हम देखते हैं कि ऑक्सिन जैसे हमने कहा कि नेचुरली अकरिंग फॉर्म इसकी इंडोल 3 एसिटिक एसिड है. तो इंडोल क्या होता है? इंडोल इनफैक्ट डबल रिंग स्ट्रक्चर है जिसको अगर हम बताएं इस तरह से कि ये जो इसके डबल रिंग है, एक इसमें बेंजीन रिंग है. ये अगर हम आप देखें इसमें इंडोल 3 एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर, तो ये जो है ये आपको पता है कि ये जो 6 कॉर्नर रिंग है ये बेंजीन है और इसके साथ ये जो 5 कॉर्नर रिंग अटैच्ड है जिसमें NH शामिल है ये कहलाता है पाइरोल. तो ये बेंजीन रिंग और ये पाइरोल रिंग, मींस ये बेंजो पाइरोल रिंग होगा. ठीक है. और इस पूरे बेंजो पाइरोल रिंग को इंडोल भी कहा जाता है.
जैसे कि यहाँ पर बात हो रही है द रिंग इज़ इंडोल, ये डबल रिंग स्ट्रक्चर इंडोल कहलाता है। मींस इसमें दो रिंग है, एक बेंजीन रिंग और एक पायरोल, तो ये बेंजोपायरोल रिंग है और इसके साथ एक साइड चेन है फैटी एसिड की। जैसे कि आप स्ट्रक्चर में देखें तो ये दोनों हमने जैसे बात की कि ये इंडोल कहलाता है रिंग, और इसके साथ ये जो साइड चेन है ये फैटी एसिड की है, क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप आप देख रहे हैं COOH है, तो ये फैटी एसिड की चेन इसके साथ अटैच्ड होती है। अब ये जो फार्मूला है ये है इंडोल 3 एसिटिक एसिड का। इंडोल तो इसको डबल रिंग स्ट्रक्चर को हम कह रहे हैं। 3 एसिटिक एसिड क्या है कि ये जो CH2COOH है ये एसिटिक एसिड का फार्मूला है, और ये किस पोजीशन पे अटैच्ड है, ये कार्बन नंबर 3 पे अटैच्ड है। अब इसकी जो पोजीशन है जहाँ पर ये नाइट्रोजन दिखाया गया ये इसकी पोजीशन नंबर 1 है, इसके साथ ये 2 है और यहाँ पर ये पोजीशन इसकी 3 है। तो ये पोजीशन 3 पे जो है एसिटिक एसिड अटैच्ड है, जिसकी वजह से इसको इंडोल 3 एसिटिक एसिड कहा जाता है। ये ऑक्सीजन की नेचुरली अकरिंग फॉर्म है। इसके अलावा अगर हम इसी के साथ इसके और एनालॉग्स की बात करें तो इसमें इंडोल ब्यूटारिक एसिड भी है, इंडोल 3 प्रोपेनोइक एसिड भी है। इंडोल ब्यूटारिक एसिड जो है उसमें देखें इसी तरह से ये इंडोल रिंग है। जैसे हमने बात की कि इंडोल क्या होता है, बेंजोपायरोल रिंग होता है, एक बेंजीन रिंग एक पायरोल रिंग, ये मिलके ये बनाते हैं इंडोल। इंडोल के साथ यहाँ पर देखें तो CH2CH2CH2COOH ये जो चेन है ये कार्बन नंबर 3 पे उसी तरह से मौजूद है। तो ये जो फार्मूला है ये ब्यूटारिक एसिड का है, तो इस वजह से इसको इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड कहा जाता है। इसी तरह से कार्बन नंबर 3 पे ये यहाँ पर देखें तो यहाँ पर है CH3CHCOOH, ये प्रोपेनोइक एसिड का फार्मूला है, तो ये कहलाता है इंडोल 3 प्रोपेनोइक एसिड। अब है सिंथेटिक एनालॉग्स ऑफ ऑक्सीजन्स। जैसे हमने बात की कि ऑक्सीजन एक पूरा ग्रुप है ऐसे सब्सटेंसेस का जो कि हार्मोनल एक्टिविटी शो करते हैं और तमाम के तमाम एक ही तरह के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जिसमें नेचुरली अकरिंग जो फॉर्म है ऑक्सीजन की वो है इंडोल 3 एसिटिक एसिड। बाकी कुछ ऐसी फॉर्म्स हैं जो कि सिंथेटिक हैं, प्लांट में नेचुरली तौर पे नहीं पाई जाती, सिंथेटिक हैं, लेकिन वो भी उसी तरह की एक्टिविटी शो करते हैं जैसे कि इंडोल एसिटिक एसिड शो करता है। तो इसमें जो सिंथेटिक ऑक्सीजन्स हैं इनको 5 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। मतलब ये जो ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं ऑक्सीजन के ये 5 ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं। फर्स्ट जो इसमें ग्रुप है वो है इंडोल एसिड्स का। जैसे अभी हमने बात की है कि इंडोल पायरुविक एसिड है, इंडोल ब्यूटारिक एसिड है, जो कि इंडोल 3 एसिटिक एसिड जैसे ही होते हैं, उनसे मिलता जुलता इनका स्ट्रक्चर होता है। तो इंडोल एसिड्स वाले जो कंपाउंड्स हैं वो इसमें आ जाते हैं, और इसके फार्मूलाज भी अभी हमने देखे हैं। ये दोनों क्या हैं, ये टोटली सिंथेटिक नहीं है, मींस इन देखा गया कि कुछ प्लांट्स में इनकी कुछ कंसंट्रेशन मौजूद है, तो ये सिंथेटिक में भी आ जाते हैं और ये नेचुरल फॉर्म्स में भी आ जाते हैं इंडोल एसिड्स। फिर सेकंड जो ग्रुप है वो ऐसे कंपाउंड्स का है जिनमें फिनॉक्सी रिंग पाया जाता है। फिनॉक्सी रिंग जो है ये बेंजीन का डेरिवेटिव है, और इसमें जो एग्जाम्पल हैं फिनॉक्सी रिंग कंपाउंड्स की वो है 2,4-D और दूसरा है 2,4,5-T। अब 2,4-D क्या है, 2,4-D है 2,4-डाईक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। जैसे हमने कहा कि ये फिनॉक्सी रिंग वाले कंपाउंड्स हैं, तो इसमें डाईक्लोरो मतलब 2 और 4 पोजीशन पे इनके साथ 2 क्लोरीन एटम अटैच्ड हैं, किसके साथ, फिनॉक्सी एसिटिक एसिड के साथ। तो इसलिए इसको 2,4-D कहा जाता है कि कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 4 पे इन 2 पोजीशंस पे 2 क्लोरीन एटम्स अटैच्ड हैं विद द फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। इसी तरह से दूसरा जो है 2,4,5-T मींस इसमें कार्बन पोजीशन 2, 4 और 5 पे 3 पोजीशंस पे क्लोरीन एटम अटैच्ड हैं विद द फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, और ये हर्बिसिडल प्रॉपर्टीज़ जो है ये शो करते हैं। तीसरा जो ग्रुप है उसमें ऐसे कंपाउंड शामिल हैं जिनमें नेफ्थलीन या नेफ्थॉक्सी रिंग्स पाए जाते हैं। अब नेफ्थलीन क्या है, अगर आपको याद हो नेफ्थलीन का फार्मूला, तो ये दिखाया गया है जैसे कि ये 2 बेंजीन रिंग आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है। ये 2 बेंजीन रिंग जब आपस में मिले हुए होते हैं तो ये नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं, और इस नेफ्थलीन के साथ आप देखें CH2COOH है, CH2COOH जो है ये एसिटिक एसिड है, तो ये बना रहा है नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। जैसे इसके नीचे लिखा हुआ है अल्फ़ा NaA, अल्फ़ा नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, अल्फ़ा इसकी पोजीशन के हवाले से है। अब इसकी एसिटिक एसिड की पोजीशन जब यहाँ पर चेंज करके यहाँ पे देखें दिखाया गया है, तो ये फिर बीटा NaA है, बीटा नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। तो ये इसकी एग्जांपल है, और इसके अलावा नेफ्थो ऑक्सीएसिटिक एसिड NOXA भी जिसको लिखते हैं। फोर्थ जो इसमें ग्रुप है उसमें ऐसे कंपाउंड शामिल हैं जिनमें बेंजाइल या फिनाइल रिंग पाया जाता है। इसकी जो एग्जांपल है वो है डाईकैम्बा।
डाइकेम्बा जो डेरिवेटिव है किसका, 3,6 डाइक्लोरो 2 मिथोऑक्सी बेंजोइक एसिड का ये एब्रीविएशन जो है डाइकेम्बा है, और ये एज अ स्ट्रॉन्ग वीडिसाइड जो है ये एक्ट करता है। इसके अलावा जो 5th ग्रुप है उसमें पिकोलिनिक एसिड डेरिवेटिव्स पाए जाते हैं, जैसे कि इसकी एग्जांपल पिक्लोरैम है और टॉर्डन है। तो इनके फार्मूलाज की ज़रूरत नहीं है, आपने इनको जो सिंपल आपको पहले फार्मूलाज मैंने बताए हैं वो आपने देखने हैं, बाकी इनके नेम आपने याद करने हैं। इसके अलावा सिंथेटिक ऑक्सीजन्स में एक और एग्जांपल है MCPA, जो कि कॉमनली जो है ये अपनी एक्टिविटी शो करता है लाइक द इंडोल एसिटिक एसिड। तो ये जो एब्रीविएशन है ये है इसका 2 मिथाइल 4 क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड का ये एब्रीविएशन है। तो ये हैं तमाम सिंथेटिक एनालॉग्स ऑफ ऑक्सीजन्स, मतलब ये तमाम सिंथेटिक कंपाउंड्स हैं, लेकिन ये उसी तरह से एक्टिविटी शो करते हैं जैसे कि ऑक्सीजन का जो नेचुरली अकरिंग उसकी फॉर्म है इंडोल एसिटिक एसिड है, उस जैसी एक्टिविटीज़ ये तमाम शो करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ बायोएसे मेथड्स इन ऑक्सीजन्स। टर्म है बायोएसे। अब बायोएसे क्या है, जैसे कि आपको ये वर्ड से पता चल रहा है बायो एंड एसे। बायो किसके लिए यूज़ करते हैं, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ये टर्म यूज़ की जाती है, और एसे मींस असेसमेंट। तो किसी भी जानदार को जब इस्तेमाल किया जाता है और उसमें किसी भी एक्टिव सब्सटेंस, किसी भी हार्मोन की एक्टिविटी को जब टेस्ट किया जाता है, असेस किया जाता है, चेक किया जाता है, तो उसको कहते हैं बायोएसे। तो बायोएसे मेथड्स ऐसे मेथड्स हैं जिनमें वी डिस्क्राइब द यूज़ ऑफ लिविंग मटेरियल टू टेस्ट द इफेक्ट ऑफ बायोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंस। तो बायोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंस इनफैक्ट हार्मोन्स को कहा जा रहा है कि किसी भी हार्मोन के इफ़ेक्ट को जब चेक करने के लिए हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं तो वो मेथड जो है वो बायोएसे मेथड कहलाता है। तो यहाँ पर हम ऑक्सीजन के हवाले से बायोएसे मेथड्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तो किसी भी आइडियल बायोएसे मेथड के लिए ज़रूरी है कि वो हाईली सेंसिटिव हो। ये उसके फ़ीचर्स हैं कि उसमें कौन से फ़ीचर्स होने चाहिए एक आइडियल मेथड में, कि उसमें सेंसिटिविटी ज़्यादा हो, मींस वो ईज़िली जो है वो डिटेक्ट कर सके कि ये जो एक्टिविटी है ये इस हार्मोन की वजह से है। उसके अलावा हाई स्पेसिफिसिटी हो, मींस वो अपनी एक्टिविटी में स्पेसिफिक हो, जहाँ पर उसने अपनी एक्टिविटी शो करनी है उसी पार्ट को हम लें बायोएसे मेथड में। मतलब हमारा मेथड ऐसा हो कि जिसमें हम जो एक्टिविटी शो करना चाह रहे हैं या कोई इफ़ेक्ट हम दिखाना चाह रहे हैं तो स्पेसिफिक उसी पार्ट को ही उसमें हमने लेना है। फिर ये कि बायोएसे मेथड के लिए ज़रूरी है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशल फैसिलिटीज़ और इक्विपमेंट, कि ऐसा मेथड हो जो सिंपल हो, उसमें ज़्यादा कोई इक्विपमेंट की ज़रूरत ना हो या ज़्यादा जो फैसिलिटीज़ की ज़रूरत ना हो, सिंपल मेथड हो जिसमें ज़्यादा एसेसरीज़ की ज़रूरत ना हो। फिर ये कि वो रैपिड हो, रैपिडिटी, कि ऐसा मेथड हो कि जल्दी से हो जाए, ये नहीं कि वो बहुत लंबा चौड़ा हो जिसमें इंतज़ार करना पड़े उसके इफ़ेक्ट्स देखने के लिए। ऐसा मेथड आइडियल होता है जो कि रैपिड हो, जिसके रिज़ल्ट्स फ़ौरन आ जाएँ। उसके अलावा इनसेंसिटिविटी टू चेंजेस इन एनवायरनमेंट एंड इनहिबिटरी सब्सटेंसेस, कि ऐसा मेथड बायोएसे मेथड जो है वो आइडियल होता है जो कि किसी भी एनवायरमेंटल चेंजेस या कोई अगर उस प्लांट में इनहिबिटरी सब्सटेंस है तो उसके लिए वो इनसेंसिटिव हो, मतलब वो सेंसिटिविटी सिर्फ उस पार्टिकुलर सब्सटेंस के लिए शो करे जिसको हम चेक कर रहे हैं, जिसकी एक्टिविटी किसी और इनहिबिटरी सब्सटेंस की एक्टिविटी जो है वो उसमें इंटरफेयर ना करे या फिर कोई एनवायरमेंटल फैक्टर जो है वो इसमें इंटरफेयर ना करे। तो एक आइडियल जो बायोएसे मेथड है उसमें इन तमाम फीचर्स का होना ज़रूरी है। तो ऑक्सीजन्स में हम देखते हैं बायोएसे मेथड्स। फर्स्ट इसमें है कोलियोप्टाइल कर्वेचर टेस्ट। जैसे हमने स्टार्ट में बात की कि इस ऑक्सीजन को हमने कहा था कि प्लांट्स में सबसे पहले वेंट ने इसको डिस्कवर किया था, और इसको डिस्कवर किया था ओट्स में से, एविना सैटिवा में से। और जिस टेस्ट के ज़रिए किया था वहाँ पे हमने जिक्र किया कि कोलियोप्टाइल कर्वेचर टेस्ट के ज़रिए इसको डिस्कवर किया गया था। तो ये जो टेस्ट है, जो बायोएसे मेथड है, इसमें किया क्या जाता है कि एविना कोलियोप्टाइल्स जो हैं वो ली जाती हैं। एविना सैटिवा ओट को कहा जाता है। अब जैसे पहले हम डायग्राम इसकी देख लेते हैं कि ये ओट की कोलियोप्टाइल है, ठीक है, और कोलियोप्टाइल की ये जो टिप है ये यहाँ से कट की गई है। और आपको पता है जैसे हमने अभी कहा है कि ऑक्सीजन्स की जो कंसंट्रेशन है वो टिप्स पे ज़्यादा होती है, एपिक्स पे। अब ये क्योंकि ये बिल्कुल जो टिप है यहाँ ब्लू दिखाया गया है, ये ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन दिखाई गई है, तो ये टिप वाला हिस्सा हम यहाँ से काट रहे हैं। इसी तरह से हमने एविना सैटिवा की बहुत सारी टिप्स जो हैं ये कोलियोप्टाइल्स की, ये हमने ले लेनी है और इनको रख लेना है किसके ऊपर, एगर ब्लॉक के ऊपर। नीचे जो दिखाया गया है ये एगर ब्लॉक है, ठीक है।
अब एगर क्या है? एगर आपने पढ़ा होगा कि ये एलगी से डिराइव किया जाता है, रेड एलगी से, और ये पाउडर फॉर्म में अवेलेबल होता है। इसको जब इसको बनाया जाता है तो ये सेमी सॉलिड फॉर्म में जेल लाइक प्रॉपर्टीज़ ये शो करता है। तो ये जो एगर ब्लॉक है ये नीचे रख दिया गया है और इसके ऊपर ये कोलियोप्टाइल टिप्स जो हैं ये रख दी गई हैं। अब इन कोलियोप्टाइल जो टिप्स हैं इनमें ऑक्सिन मौजूद है। अब ऑक्सिन जो है ये बेसिपिटल मूवमेंट शो करता है। बेसिपिटल मीन्स टुवर्ड्स द बेस, जैसे कि नाम से है बेसिपिटल टुवर्ड्स द बेस, मीन्स फ्रॉम टिप टुवर्ड्स बेस ये मूव करता है, ऊपर से नीचे की तरफ ये मूव करता है। तो इस प्रॉपर्टी की वजह से हमने इसको एगर ब्लॉक के ऊपर रखा है कि जब इसकी मूवमेंट होगी तो ये ऊपर से नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा तो एगर ब्लॉक्स में ये एब्जॉर्ब हो जाएगा, डिफ्यूज़ हो जाएगा। ठीक है, अब ऑक्सिन जो है ये सारा डिफ्यूज़ हो गया एगर ब्लॉक में। तो ये देखें एगर ब्लॉक को ब्लू दिखाया गया है, ब्लू कलर इंडिकेट कर रहा है ऑक्सिन की कंसनट्रेशन को कि ऑक्सिन अब इसमें मौजूद है एगर ब्लॉक में। फिर क्या करना है? फिर ये करना है कि कोलियोप्टाइल टिप्स लेनी है कुछ और प्लांट्स की, ऐसे एविना सैटिवा के प्लांट्स या सीडलिंग्स जो कि ग्रो कराए गए हैं डार्कनेस में और उनको ओकेजनली जो है वो रेड लाइट दी गई है। तो ऐसे जो प्लांट्स हैं उनकी कैप्स जो हैं वो रिमूव कर दी गई हैं, टिप्स रिमूव कर दी गई हैं और उनके ऊपर ये एगर जो है ये अप्लाई किया जा रहा है। अब जब इसकी टिप रिमूव कर दी गई है तो इसके पास ऑक्सिन तो वहीं टिप से आना था, लेकिन जब इसकी टिप नहीं है तो इसको ख़ुद से जो एगर है इसके ऊपर ये रख दिया गया है इसकी एक साइड पे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि एसिमेट्रिकली इस पे अप्लाई किया जा रहा है, मतलब हर साइड पे इसको एगर को नहीं रखा गया, एगर को सिर्फ एक साइड पे रखा है। अब जब एगर को एक साइड पे रखा है तो हमने कहा कि ऑक्सिन जो है वो बेसिपिटली मूव करता है, मतलब अब जहाँ ये मौजूद होता है वहाँ से डाउनवर्ड ये मूव करता है। तो एगर में से ये डिफ्यूज़ होकर नीचे की तरफ जा रहा है और इसमें जो इसकी एक्टिविटी है वो इस तरह शो होती है कि ये ग्रोथ करता है। जैसे हमने कहा कि ऑक्सिन का मतलब ही यही है कि टू ग्रो, टू इंक्रीज़। तो यहाँ के जो सेल्स हैं ये ग्रोथ जो है इनकी ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी, ये इंक्रीज़ करेंगे अपनी ग्रोथ और ग्रोथ इंक्रीज़ होने की वजह से आप देखें कि यहाँ पर जिस साइड पे ये एगर ब्लॉक जो है ये अप्लाई किया गया था वहाँ ऑक्सिन जो है मौजूद है और ऑक्सिन इसकी ग्रोथ को बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से ये कोलियोप्टाइल जो है ये कर्व हो गया है, कर्वेचर शो कर रहा है। अब ये हम देखते हैं कि ये इसने कर्वेचर शो किया। अब जितना कर्वेचर इसने शो किया, मतलब जितना कर्व इसने बनाया है, जिस एंगल तक ये कर्वेचर इसका बना है वो डिपेंड करता है ऑक्सिन की कंसंट्रेशन पे। मींस अगर ऑक्सिन की कंसंट्रेशन एगर ब्लॉक में कम होगी तो उसकी जो कोलियोप्टाइल का कर्वेचर है वो कम बनेगा। अगर ऑक्सिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा और कर्वेचर भी उतना ही ज़्यादा बनेगा, मींस उतनी ही ज़्यादा ग्रोथ होगी और वो कर्व भी उतना ही ज़्यादा बनेगा। तो इस तरीके से ये हम किसी भी अननोन ऑक्सिन कंसंट्रेशन को मालूम कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए जब हम एक नोन कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन अप्लाई करते हैं कोलियोप्टाइल टिप पे तो उसका जो कर्वेचर बनता है उसको नोट कर लिया जाता है, उसका ग्राफ बना लिया जाता है। और इसी तरह से कम कंसंट्रेशन अप्लाई पहले की जाती है, उससे उसका ग्राफ चेक किया जाता है कि कितने एंगल पे उसका कर्व बना है। फिर उससे ज़्यादा कंसंट्रेशन अप्लाई की जाती है ऑक्सिन की, फिर उससे जो जितना कर्व बनता है वो ग्राफ जो है उसका बना लिया जाता है कि इतने एंगल पे उसका कर्व बना है। इसी तरह से एक पूरी रेंज जो है ऑक्सिन की वो अप्लाई करके उससे जितना जितना उसमें एंगल पे वो कर्व बनता है वो नोट कर लिया जाता है। एक कैलिब्रेशन कर्व जो है वो रेफरेंस के तौर पे हमारे पास रिकॉर्ड में आ जाता है। और जब एक अननोन कंसंट्रेशन अप्लाई करने के बाद वो कर्व हमें नज़र आता है तो हम उससे उसकी जो प्री डिटर्मिंड हमारे पास जो पहले से हमने डिटर्मिन की हुई है उसकी कैलिब्रेशन, वहाँ से कंपेयर करके हम ये मालूम कर सकते हैं कि इसको कितना ऑक्सिन जो है वो अप्लाई किया गया। अब यहाँ पर बार बार बात हुई है कोलियोप्टाइल की। कोलियोप्टाइल इसको समझने के लिए ये डायग्राम मैंने दिखाई है कि कोलियोप्टाइल क्या होता है। ये देखें, ये सीड दिखाया गया है। सीड को जब ग्रो कराते हैं तो इसमें डाउनवर्ड जो है इसके रूट्स ग्रो होना शुरू हो जाते हैं और ऊपर की तरफ जो इनिशियल उसकी जो शूट है वो ग्रो करती है। तो उसकी शूट के बाहर ये एक शीथ सी होती है जिसको कोलियोप्टाइल यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ से जाके इसका ट्रू लीफ जो है वो एराइज हो रहा है। मींस कोलियोप्टाइल क्या है? ये एक शीथ है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है इनिशियल जो शूट बनती है उसके बाहर, ठीक है। तो प्राइमरी शूट या इनिशियल शूट जो सीडलिंग की बन रही होती है उसके बाहर जो प्रोटेक्टिव शीथ बनती है उसे कोलियोप्टाइल कहा जाता है।
नेक्स्ट इज कोलियोप्टाइल सेक्शन स्ट्रेट ग्रोथ टेस्ट। ये जो टेस्ट है इट इज़ सिंपलर देन द कोलियोप्टाइल कर्वेचर टेस्ट। ये जो फर्स्ट हमने टेस्ट देखा है इससे ज़्यादा सिंपल टेस्ट है ये, लेकिन इसकी भी सेंसिटिविटी उतनी ही है जितनी कि उस फर्स्ट टेस्ट की थी। अब इसमें करना क्या है, इस टेस्ट में ओट्स के या फिर वीट के सीड्स लिए जाते हैं। सीड्स लेके उनको जर्मिनेट कराया जाता है, और जर्मिनेट जब कराते हैं तो उनकी सीडलिंग्स निकलना शुरू हो जाती हैं। अब इनको जर्मिनेट कैसे कराना है कि इनको हमने जर्मिनेट कराना है अंडर वीक रेड लाइट, कि इनको सिर्फ वीक रेड लाइट देनी है जब ये जर्मिनेट कर रहे होंगे, इनकी सीडलिंग्स बनेंगी। जब इनकी सीडलिंग्स बन जाएंगी, जैसा कि यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है कि ये सीडलिंग जो है इसकी अराइज हो रही है, तो इसमें करना क्या है कि इसके कोलियोप्टाइल ये दिखाया गया है, कोलियोप्टाइल की टिप का 2 mm हिस्सा छोड़ के उसके नीचे से 6 मिलीमीटर का सेगमेंट जो है ये काट लेना है। ठीक है, हमें ये सेगमेंट चाहिए, ऊपर से 2 मिलीमीटर टिप वाला पार्ट जो है वो छोड़ के उसके नीचे से 6 मिलीमीटर सेगमेंट ये हमने ले लेना है। इस तरह से काफ़ी सारी जो सीडलिंग्स होंगी उन सब की हम इसी तरह से 6 मिलीमीटर सेगमेंट जो है वो कट कर लेंगे। उसके बाद इन तमाम सेगमेंट्स को पेट्री डिशेज़ में डाल लेना है। बहुत सारी पेट्री डिशेज़ होंगी, ठीक है, और हर पेट्री डिश में ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन डिफरेंट होगी, कि एक पेट्री डिश में आपने कंसनट्रेशन कम डाली है, दूसरी डिश में उससे थोड़ी ज़्यादा डाली है, तो एक कैलिब्रेशन जो है हमारे पास होगी कि उसमें कम से ज़्यादा ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन वाली हमने बहुत सारी पेट्री डिशेज़ रख दी। और हर एक पेट्री डिश में जैसे कि ये दिखाया गया है कि जो सेगमेंट्स अभी हमने बताया कि काटे हैं 6 मिलीमीटर के, वो तमाम सेगमेंट्स जो हैं कोलियोप्टाइल्स के वो इन पेट्री डिशेज़ में डाल देने हैं। लेट्स से कि अगर 5 पेट्री डिशेज़ बनाई हैं और 5 पेट्री डिशेज़ में ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन सब में डिफरेंट है, तो उन तमाम में इस तरह से ये सेगमेंट्स डाल देने हैं और उसके बाद उनको कवर करके इंक्यूबेशन के लिए छोड़ देना है 24 आवर्स के लिए। इंक्यूबेशन पीरियड मींस कि उसका जो ग्रोथ पीरियड है 24 आवर्स के लिए उसको हम छोड़ देंगे, इंक्यूबेशन पीरियड है वो उसका। उसके बाद इसको हमने चेक करना है कि उसमें आया कोई उसकी ग्रोथ में इजाफा हुआ है लेंथ वाइज, जिसको हम कहते हैं कि स्ट्रेट ग्रोथ उसमें हुई है कि नहीं हुई। क्योंकि इन तमाम में ऑक्सीजन मौजूद था तो सब में हम देखेंगे कि कुछ ना कुछ उसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज़ हुई है, और कितनी इंक्रीज़ हुई है ये डिपेंड करता है कि उसमें ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन कितनी थी। जिसमें ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन कम थी उसमें इंक्रीज़ इन साइज़ जो है वो कम हुआ होगा, और जिसमें ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन ज़्यादा थी उसमें वो जो लेंथ है उसकी या स्ट्रेट ग्रोथ है वो ज़्यादा हुई होगी। तो यहाँ पर ये जो 2 पेट्री डिशेज़ दिखाई गई हैं, ये दिखाया गया कि इंक्यूबेशन से पहले ये जो पेट्री डिश है ये इंक्यूबेशन से पहले दिखाई गई है कि उसमें 6 मिलीमीटर लेंथ के सेगमेंट्स जब हमने रखे, और 24 आवर्स के बाद जब हमने देखा तो उनमें जो ये सेगमेंट्स हैं देखें ये आपको थोड़े बड़े नज़र आ रहे हैं। इनसे मीन्स वो साइज़ में ग्रो कर गए हैं, उनमें स्ट्रेट ग्रोथ हुई है। और ये ग्रोथ कितनी हुई है, तो इनका जो ये जैसे हमने कहा ये 6 मिलीमीटर के थे, इनका साइज़ मेजर करके वो हम बता सकते हैं कि इसमें इतनी ग्रोथ जो है वो इंक्रीज़ हुई है। और ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन पहले से हमें मालूम है कि उसमें इतना ऑक्सीजन शामिल था, तो वो जितनी हमने पेट्री डिशेज़ ऑक्सीजन की डिफरेंट कंसनट्रेशंस की बनाई थी तो उसमें हम उनको कंपेयर कर सकते हैं कि कितनी कितनी ग्रोथ सब में हुई है। नेक्स्ट इज़ स्प्लिट पी टेस्ट। स्प्लिट पी टेस्ट जो है ये पी प्लांट के ऊपर है, और इसमें करना क्या है, जैसे कि आपको ये दिखाया गया है कि ये एक पी प्लांट जो है ये इसकी सीडलिंग है। अच्छा, इस सीडलिंग को हमने लेना है, और ऐसी सीडलिंग जो कि 8 डेज़ ओल्ड हो, मतलब पी सीड्स को ग्रो कराया, मटर के जो दाने थे उनको ग्रो कराया, और 8 दिन के बाद जो उसकी जो सीडलिंग है वो इस तरह से होगी। उसकी सीडलिंग में से जो उसका थर्ड इंटर नोड होगा वहाँ से हमने सेगमेंट लेना है। अब ये देखें जो ये इसकी बेस से ये इस नोड तक है, फर्स्ट नोड तक, ये इसका फर्स्ट इंटर नोड है, और यहाँ से फर्स्ट नोड से सेकंड नोड के दरमियान जो है ये इसका सेकंड इंटर नोड है, और यहाँ से इस नोड से फिर इस नोड तक ऊपर फिर ये थर्ड इंटर नोड है। तो ये जो थर्ड इंटर नोड है यहाँ से हमने लेना है 6 सेंटीमीटर स्टेम सेगमेंट। ठीक है, ये पी प्लांट की सीडलिंग है जो कि 8 डेज़ ओल्ड है, और इसके हमने थर्ड इंटर नोड से 6 सेंटीमीटर का सेगमेंट ले लिया। और उसके बाद हमने क्या किया कि उसको, ये हमारे पास जैसे ये सेगमेंट है, उसको फिर हमने दरमियान में से इस तरह से कट करना है, कट लगाना है या इंसाइज़ करना है। कहाँ तक? 3 सेंटीमीटर तक। मतलब इसकी टोटल लेंथ क्या है? 6 सेंटीमीटर है, और इसके दरमियान से, इसके मिडल से हमने इसको इंसाइज़ किया है, इसको कट लगाया है या इसको स्प्लिट किया है 3 सेंटीमीटर डाउनवर्ड। तो ये हमारे पास ये आ गया है इस तरह से। उसके बाद हमने क्या करना है,
कि इसको हमने टेस्ट करना है, इसका ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन के साथ हमने इसको ग्रो कराना है एक ऐसी पेट्री डिश में जिसमें ऑक्सीजन मौजूद होगा। अब ऑक्सीजन का ये रोल है कि वो एपिडर्मल सेल्स की ग्रोथ को इंक्रीज़ करता है। एपिडर्मल सेल्स की ग्रोथ इसको ज़्यादा इंक्रीज़ करता है एज़ कम्पेयर टू द इनर कॉर्टिकल सेल्स। तो जब ये स्प्लिटेड जो इसके स्टेम के सेगमेंट्स हैं, जब इनको ऑक्सीजन के साथ ट्रीट कराया जाएगा तो इसके जो एपिडर्मल सेल्स हैं वो इंक्रीज़ करेंगे, ग्रोथ करेंगे, और इसमें इस तरह से ये कर्वेचर नज़र आएगा क्योंकि ये साइज़ में एपिडर्मल सेल्स इंक्रीज़ हो रही हैं, जिसकी वजह से ये कर्व कर जाएंगे। दोनों तरफ स्प्लिट एंड्स जो हैं ये इनके कर्व करेंगे। यहाँ पर दिखाया गया है स्प्लिट पी स्टेम कंट्रोल और ऑक्सीजनट्रेटेड। ये कंट्रोल है, मींस जो हमने सेगमेंट लिया था और उसको हमने 3 सेंटीमीटर डाउनवर्ड ऐसे कट किया था, तो इस सेगमेंट कंट्रोल वाले को हमने ऑक्सीजन के साथ ट्रीट नहीं किया, इसको हमने रेफरेंस के तौर पे रख लिया है। और एक और सेगमेंट जो है इसको हमने ऑक्सीजन के साथ ट्रीट किया है। तो हम अब इससे कंट्रोल और ऑक्सीजन ट्रीटेड का कंपेयर कर सकते हैं कि पहले इसकी जो लेंथ थी तो वो इतनी थी, और बाद में जब इसको ऑक्सीजन के साथ ट्रीट कराया गया तो उसके एपिडर्मल सेल्स की ग्रोथ ज़्यादा हुई, जिसकी वजह से ये कर्वेचर बना रहे हैं। तो इनके दोनों साइड्स पे जो डिफरेंस है ग्रोथ का, वो इसके कर्वेचर से जो है वो डिटरमिन किया जा सकता है। और इस तरह से अननोन कंसंट्रेशन अगर ऑक्सीजन की हो तो उससे भी कर्वेचर जो है वो मालूम करने के साथ ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन डिटरमिन की जा सकती है, क्योंकि इससे पहले ऑक्सीजन की डिफरेंट कंसंट्रेशन पे इसके जो डिफरेंट कर्वेचर बनते हैं वो नोट कर लिए जाते हैं। नेक्स्ट इज़ ओट मीज़ोकोटाइल स्ट्रेट ग्रोथ टेस्ट। अब ये भी ओट्स पे है और ये है मीज़ोकोटाइल टेस्ट है। जैसे पहले हमने कोलियोप्टाइल दिया था टेस्ट में, तो ये उसी तरह से है, लेकिन इसमें लेना है मीज़ोकोटाइल, कोलियोप्टाइल नहीं लेना। तो मीज़ोकोटाइल क्या होता है, इसको पहले आप देख लें कि मीज़ोकोटाइल होता क्या है। कि यहाँ पर दिखाया गया है कि ये एक सीड है जिसके ये रूट्स रेडिकल यहाँ पे ये अराइज हो रहा है, और उसके बाद जब इस सीड को डार्कनेस में ग्रो कराया जाता है तो होता ये है कि ये इस तरह से ग्रो करता है कि पहले ये इसका मीज़ोकोटाइल है और उसके बाद फिर इसका कोलियोप्टाइल अराइज होता है। तो इस सीड को जब डार्कनेस में ग्रो कराया गया तो ये इसका मीज़ोकोटाइल पहले अराइज हुआ और उसके बाद ऊपर जो है ये इसका कोलियोप्टाइल है। मीन्स मीज़ोकोटाइल वो पार्ट है जो कि कनेक्ट करता है सीड को कोलियोप्टाइल के साथ। कोलियोप्टाइल और सीड के दरमियान ये जो पार्ट बनता है ये मीज़ोकोटाइल कहलाता है। और ये कब बनता है, जब एक सीडलिंग को या एक सीड को हम कंप्लीट डार्कनेस में ग्रो कराते हैं और विदाउट एनी रेड लाइट ट्रीटमेंट उसको ग्रो करा रहे हैं, तब ये मीज़ोकोटाइल जो है ये अपीयर होता है ग्रोथ में। और हमने करना क्या, जब ये मीज़ोकोटाइल अपीयर हो जाएगा और उसकी लेंथ तकरीबन 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगी, 2.5 सेंटीमीटर जब ये लॉन्ग होगा और उसका कोलियोप्टाइल जो है वो 0.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा, तब हमने क्या करना है, हमने 4 मिलीमीटर सेगमेंट्स जो हैं वो लेने हैं नोडल जोन से। मतलब ये अगर मीज़ोकोटाइल है तो यहाँ से इसके नोड के नीचे से, ठीक है, इस कोलियोप्टाइल नोड के नीचे से मीज़ोकोटाइल के हमने 4 मिलीमीटर के सेगमेंट्स जो हैं वो कट कर लेने हैं। और उसके बाद उसको हमने डिफरेंट ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन पे उनको ग्रो कराना है, और इंक्यूबेट कराने के बाद फिर हमने उनमें जो लेंथ का डिफरेंस है कि उसमें लेंथ इंक्रीज़ करेगी, कम कंसंट्रेशन पे कितनी इंक्रीज़ हुई है मीज़ोकोटाइल की लेंथ, और इसी तरह से ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की है तो उसमें कितनी लेंथ इंक्रीज़ हुई है, ये सारा हम देखेंगे। जस्ट लाइक जैसे हमने कोलियोप्टाइल में देखा था, कोलियोप्टाइल टेस्ट में हमने स्ट्रेट ग्रोथ टेस्ट में देखा कि कोलियोप्टाइल की जो लेंथ थी वो इंक्रीज़ कर जाती है, तो इसमें भी मीज़ोकोटाइल के जो सेगमेंट्स हैं वो लेंथ वाइज इंक्रीज़ करेंगे। नेक्स्ट इज़ रूट इनहिबिशन टेस्ट। अब रूट इनहिबिशन टेस्ट जो है वो इस तरह से है कि ऑक्सीजन का ये रोल है कि ऑक्सीजन जब प्लांट्स में कम कंसंट्रेशन में, बहुत माइन्यूट सी कंसंट्रेशन में पाया जाता है, तब ये रूट की ग्रोथ को प्रमोट करता है। और उससे ज़्यादा अगर उसकी मिनिमम कंसंट्रेशन से ज़्यादा अगर हो जाए, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन अगर बढ़ जाए, तो ये रूट की ग्रोथ को इनहिबिट करता है। ये इनहिबिटर है ऑफ रूट इलोंगेशन। तो इसको, इस फीचर को यूज़ किया जाता है एज अ क्वांटिटेटिव टेस्ट फॉर ऑक्सीजन्स। तो उसमें इस टेस्ट में किया क्या जाता है कि यंग जर्मिनेटिंग सीडलिंग्स जो हैं वो ली जाती हैं किसी भी प्लांट की, और उसके बाद जैसे यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया कि यंग सीडलिंग्स ली हैं और इनको पेट्री डिश के अंदर रख दिया गया है। पेट्री डिश में नीचे जो है वो एक मॉइस्ट फिल्टर पेपर है और उसमें टेस्ट सॉल्यूशन भी है। टेस्ट सॉल्यूशन में ऑक्सीजन भी शामिल होगा।
ठीक है, अब ऑक्सिन भी शामिल है उसी का, क्योंकि हमने इफ़ेक्ट देखना है तो ऑक्सिन के साथ हम ट्रीट करा रहे हैं। और यहाँ पर यंग जो जर्मिनेटिंग सीड्स हैं वो इसमें रख दिए गए हैं। इसको छोड़ दिया जाता है इंक्यूबेशन के लिए। उसके बाद जब इसको निकाल के देखा तो इसमें हमने कंपेयर किया है इसकी सीडलिंग को एक कंट्रोल वाली सीडलिंग के साथ। मतलब कंट्रोल वाली सीडलिंग वो है जो कि हमने जिसमें ऑक्सिन को अप्लाई नहीं किया। ये वो सीडलिंग है जिसको हमने ग्रोथ मीडियम तो दिया लेकिन उसमें हमने ऑक्सिन की कंसंट्रेशन नहीं बढ़ाई। और ये वो सीडलिंग है जो कि ट्रीटेड है, मींस इसको हमने पेट्री डिश में रखा और इसमें हमने ऑक्सिन भी अप्लाई किया। तो हम देख रहे हैं कि जो कंट्रोल वाला है उसकी रूट जो है वो ज़्यादा इलोंगेटेड है और जो ट्रीटेड है विद ऑक्सिन उसकी जो ग्रोथ है वो कम है, इनहिबिशन हो गई है उसकी ग्रोथ की ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन। नेक्स्ट इज पी रूट टेस्ट। अब पी रूट टेस्ट जैसे कि हमने अभी बात की कि ऑक्सिन्स जो है इट इज़ वेरी सेंसिटिव टू लो कंसंट्रेशन के रूट सेल्स जो हैं, रूट सेल्स आर एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन्स एंड पी रूट्स हैव बीन शोन टू यील्ड क्वांटिटेटिव प्रमोशन ऑफ ग्रोथ इन लेंथ इन रिस्पॉन्स टू वेरी लो ऑक्सिन कंसंट्रेशन। कि ये अपनी मिनिमम जो इसकी रेंज होती है ऑक्सिन की उसमें अगर ये मौजूद रहता है तो ये रूट की ग्रोथ को इनहिबिट नहीं करता, लेकिन उससे जैसे ही थोड़ी सी भी कंसंट्रेशन इसकी इंक्रीज़ करती है तो रूट सेल्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं इस ऑक्सिन से और वो फ़ौरन से अपनी ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं। अब इसमें किया क्या जाता है कि स्ट्रेट थिन एंड यूनिफॉर्म रूट सेगमेंट्स आर कट एंड प्लेस्ड इन टेस्ट सॉल्यूशन। कि इसमें रूट सेगमेंट्स लिए जाते हैं जो कि बिल्कुल स्ट्रेट हों, थिन हों और यूनिफॉर्म लेंथ के हों, तकरीबन एक जैसी लेंथ के हों। उनको कट करके उनको टेस्ट सॉल्यूशन में डाल दिया जाता है। अब टेस्ट सॉल्यूशन जो है उसमें इंडोल एसिटिक एसिड मींस ऑक्सिन जो है वो भी इसमें ऐड कर दिया जाता है। तो द ग्रोथ ऑब्टेन्ड इज़ रफली प्रोपोर्शनल टू द लॉगरिथम ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ इंडोल एसिटिक एसिड। अब उनकी जो रूट की ग्रोथ है वो डिपेंड करती है या वो प्रोपोर्शनल है किसके, लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इंडोल एसिटिक एसिड। क्योंकि ये बहुत माइन्यूट कंसंट्रेशन की हम बात कर रहे हैं तो ये लॉगरिथम में होगी एंड इज़ 1000 टाइम्स मोर सेंसिटिव दैन अदर स्ट्रेट ग्रोथ टेस्ट। द हाइस्ट ग्रोथ इज़ जनरली ऑब्टेन्ड एट 10⁻⁻7 मोल इंडोल एसिटिक एसिड एंड एट हायर कंसंट्रेशन देयर इज़ रूट ग्रोथ इनहिबिशन। तो इसको इंडोल एसिटिक एसिड की डिफरेंट कंसंट्रेशंस पे जब चेक किया जाता है तो उसमें देखा गया है कि इसकी जो हाईएस्ट ग्रोथ है रूट की, हमने कहा कि ऑक्सिन की कंसंट्रेशन जब कम होती है तो ये रूट ग्रोथ को प्रमोट करता है। तो किस रेंज तक ये प्रमोट करता है कि उसमें जो हाईएस्ट वैल्यू इंडोल एसिटिक एसिड की देखी गई है वो है 10⁻⁻7 मोलर। मतलब ये इंतहाई कम कंसंट्रेशन है। तो इस कंसंट्रेशन तक उसकी जो ये उसकी मतलब हाईएस्ट वैल्यू है जहाँ तक अगर इंडोल एसिटिक एसिड मौजूद हो तो रूट की ग्रोथ मैक्सिमम होती है। इस रेंज से जैसे ही इंडोल एसिटिक एसिड या ऑक्सिन की कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू कर देती है तो रूट की ग्रोथ जो है वो कम होना शुरू हो जाती है और रूट ग्रोथ इनहिबिट हो जाती है। मींस हायर कंसंट्रेशन में ये इनहिबिट करता है रूट ग्रोथ को और जो इसकी हाईएस्ट वैल्यू है 10⁻⁻7 मोलर इंडोल एसिटिक एसिड, सिर्फ इस वैल्यू तक ये रूट की ग्रोथ को प्रमोट करता है। तो ये सारे जो टेस्ट हैं ये हमने पढ़े हैं बायो एसे के हवाले से कि किस तरह से हम ऑक्सिन की जो कंसंट्रेशन है उसको असेस कर सकते हैं या उसके रोल को, कि उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं उसको हम किस तरह से चेक कर सकते हैं बाय यूजिंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स के ऊपर। तो दैट वाज आवर लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।